हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से आज आप सबके सामने संविधान की अगली क्लास अगला भाग, जैसे कि हम भाग 4 तक बात कर चुके हैं आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। मैंने जो लेक्चर पिछला डाला था उसमें एक एक बात आपको क्लियर कर दी गई। अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखें तो आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर देखें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे भाग 4 का की। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? भाग 4 का भी लिख सकते हैं या ए भी इसको लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। अगर इंग्लिश में जो लोग लिख रहे हैं तो वो भाग 4A लिख सकते हैं। यहाँ पर बात कही गई आपकी मूल कर्तव्य की। मूल भी लिख सकते हैं, इसे मौलिक कर्तव्य भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की इसमें बात कही गई। भाग 4 का में कहा गया है कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जो इस सबसे पहले मोटा मोटा जान लेते हैं। जो आर्टिकल आपका है, आर्टिकल 51 का कह सकते हैं आप इसे, या आप 51A भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1947 को बना था, परंतु जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं कही गई थी। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप बताएंगे कितने? 0 मौलिक कर्तव्य थे, 0। फिर इसमें स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? एक स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति के क्या किए गए? जोड़े गए, ठीक है, जोड़े गए। आज ऐसा आपको यहाँ पर एक प्रश्न बताएंगे जो अक्सर आपको बुक में भी नहीं मिलता। तो ये आपकी एक समिति थी, तो क्या थी? ये आपकी समिति है। आप यहाँ पर समिति डाल लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो हमारे 22वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य, आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कब? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए, मैंने लिखा है। अभी ये लागू नहीं किए गए हैं, तो क्या किए गए? ये आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कहाँ? आर्टिकल आपके 51 का या 51A में। अगर आप भाग कहेंगे तो भाग 4 का या भाग 4A में, ठीक है। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़े गए मूल कर्तव्य आपके थे, ये ऐसे मूल कर्तव्य हैं, ये सिर्फ अभी जुड़े थे आपके संविधान में, इन्हें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन वर्मा समिति के द्वारा इन्हें लागू किया गया। ये अभी तक लागू नहीं हुए थे। स्वर्ण सिंह समिति, ये आपके यूपीएससी का एग्जाम है। यूपीएससी का क्या है? प्रश्न है। यूपीएससी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं जब इसको पढ़ी तो ये हमें बहुत पुराना प्रश्न मिला। अभी तक शायद बहुत लोग ये भी नहीं जानते होंगे, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पहले सबसे पहले 0 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 0। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा था, 42वें। फिर एक और जोड़ा गया, ये आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया। तो टोटल अभी प्रेजेंट में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले किस देश में मौलिक कर्तव्य बने थे या लागू हुए थे? तो सबसे पहले आपके यूपीएससी का जो पेपर है वहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य आपके, आप ये प्रश्न जान लेंगे, कहाँ बना था? जापान में। जापान में बना था। कहाँ पर? जापान में लागू हुआ था। क्या? मौलिक कर्तव्य। आपके सबसे पहले अगर पूछे कि
किस देश में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लागू हुए? तो आप क्या बताएंगे? जापान में लागू हुए थे। जापान में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य लाए गए थे। अगर आपको पूछा जाए कि जो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भारत में, ये कहाँ से, किस संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाने लगता है कि किस देश के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो आपका जो देश होगा, कहाँ से ये मौलिक कर्तव्य लिए गए? तो रूस से। कहाँ से लिए गए? रूस से। पहले इसे लोग सोवियत संघ कहते थे। क्या बोलते थे? सोवियत संघ कहते थे। अगर आप पुरानी बुक पढ़ेंगे तो वहां पर आज भी सोवियत संघ ही आपको लिखा मिलेगा, यूएसएसआर। क्या मिलेगा? यूएसएसआर। ठीक है। तो इतनी बात आपको, ये मोटी मोटी आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप पीछे पढ़ के आए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो क्या था कि वो सरकार का कर्तव्य है, या सरकार उन्हें जनता पर लागू करेगी या नहीं लागू करेगी, ये सरकार पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कहा गया है कि ये सरकार या राज्य के कर्तव्य हैं या राज्य का अधिकार है। अधिकार कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये राज्य का अधिकार होगा कि हमारे मूल अधिकार जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो जनता पर लागू करे या जनता पर लगाए। परंतु जरूरी नहीं है कि हर राज्य आपको ये अधिकार दे, जरूरी नहीं है कि हर राज्य आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कर दे, जरूरी नहीं है। कुछ राज्यों पर लागू है, कुछ पे अभी भी नहीं लागू है, लेकिन वो न्यायालय द्वारा दंडनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा आपके परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह जैसे वो अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की बात कही गई है, इसी तरह आप सोचें कि इसे अनुच्छेद भाग 4 का में ही क्यों रखा गया? क्योंकि सेम वही है। क्या है? सेम वही है। इनमें क्या है? इनमें कहा गया ये भी अधिकार जो हैं आपके, ये जनता द्वारा लागू किए जाएंगे, सरकार पर अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने ऊपर ये कर्तव्य लागू करते हैं कि नहीं करते। कर लेते तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ चीज़ों में यहाँ पर दंडनीय बनाया गया, जैसे संविधान में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य आपके दंडनीय नहीं है। संविधान में ये बात कही गई कि मौलिक कर्तव्य ना तो दंडनीय है और ना ही आपके न्यायालय में परिवर्तनीय है, ना तो आप न्यायालय में इन्हें जाकर चुनौती दे सकते हैं। ठीक है। दोनों बातें आपके संविधान में मौलिक कर्तव्य को लेकर कही गई, एकदम क्लियर बात कही गई। परंतु कुछ लोग फिर इसका मतलब गलत प्रयोग करने लगे। जैसे अब राष्ट्रगान हो रहा है तो आप 52 सेकंड के लिए, राष्ट्रगान हो रहा है तो आप 52 सेकंड के लिए समय दे सकते हैं। आप, ये राष्ट्र की बात है, क्या 52 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं है, 52 सेकंड की बात है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जहाँ पर दंडनीय बनाया गया है। सरकार मतलब संसद ने इन्हें दंडनीय बनाया है कि अगर राष्ट्रगान बज रहा है या कहीं पर हो रहा है तो आप सावधान की मुद्रा में 52 सेकंड खड़े हों। ये सरकार या संसद ने निर्णय दिया कि आप अगर नहीं ऐसा करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। किसके माध्यम से दंड दिया जाएगा? तो नेशनल ऑनर एक्ट के माध्यम से, नेशनल ऑनर एक्ट के माध्यम से आपको दंड देने का प्रावधान भी किया गया है। तो यहाँ पर ये सारी मोटी मोटी बातें आपकी क्या हो जाती है? आपके मौलिक कर्तव्य की हो जाते हैं। ये भूमिका जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य, इनको क्रम से याद करना। अभी 2022 का यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था वहाँ पर इसी मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था 7वां मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो आपका जो 7वां मौलिक कर्तव्य तो है, तो इसके बारे में वहाँ बात पूछी गई थी। तो हम लोग यहाँ एक एक मौलिक कर्तव्य को समझेंगे, उसको सरल भाषा में बताएंगे आपको हम कैसे इनको याद करना है। बहुत आसानी से आप उन्हें याद कर लेंगे। ठीक है। तो ये सबसे पहले आप ये जितना बताया गया आपको, ये आपके दिमाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहला मौलिक कर्तव्य आपका क्या है। तो कहा गया है कि संविधान का पालन करें। संविधान जो आपकी संविधान है, जो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, किसका है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान आपके भारत का है। तो कहा गया संविधान का पालन करें। आप संविधान में कही गई बातों का पालन करें, संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं। अब संविधान के हिसाब से संस्था क्या होगी? जैसे आपकी संस्था हुई, आपका संसद है। अब आप संसद में जाकर ये नहीं कि आप वहाँ पर थूक दिए, आप पान खा कर गए और संसद के अंदर थूक दिए। जैसे उत्तर प्रदेश में सचिवालय, आप ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जाकर थूक दिए। ये क्या है? संविधान की संस्थाएं हैं।
राष्ट्र ध्वज, कहीं पर भी आपको फ्लैग तिरंगा अगर दिख रहा है तो आप उसके प्रति सम्मान रखें कि ये हमारे राष्ट्र का ध्वज है। उसके प्रति जब आप सम्मान रखेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा कि आप अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आगे बात कहेगी राष्ट्रगान का आदर करें। अगर आप इन सब चीज़ों, राष्ट्रगान का आदर करने का मतलब कि अगर कहीं राष्ट्रगान दिख रहा, मतलब बज रहा है या गाया जा रहा है, तो आप 52 सेकेंड सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रगान उधर बज रहा है, आप बढ़िया फोन पे बतिया रहे हैं, ये मतलब नहीं है। इसीलिए इसे दंडनीय बनाया गया। ये राष्ट्र की बात है। आप राष्ट्र के लिए 52 सेकंड, किसी का भी फोन हो या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप उसे छोड़कर 52 सेकंड आप केवल राष्ट्र के लिए सावधान की मुद्रा पर खड़े हो जाएं। तो क्या होगा, सम्मान की बात कही गई है। इस पे आप टिक कर लें, क्योंकि इस पर संसद ने दंडनीय बनाया है। अगर आप राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रगान के प्रति आदर नहीं करेंगे, तो आपको दंड दिया जाएगा, जैसे मैंने बताया नेशनल ऑनर एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये संविधान में प्रावधान बाद में किए गए। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता, जब आपकी स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखेंगे। जैसे स्वतंत्रता जब हमको मिली तो वहाँ पर बहुत सारे नारे दिए गए, जिनसे जो जनता रहती थी उन पर मतलब एक जुनून बना रहता था। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारों को आप अपने हृदय में सजो कर रखेंगे। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो आप देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए आप इन शब्दों को, आप इन उच्च आदर्शों को अपने हृदय पर इन्हीं के प्रति इतना आदर सम्मान रखते हुए अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के जो आदर्श, उच्च आदर्शों को हृदय में अपने सजोए रखेंगे। ठीक है, अगली बात कही गई भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे। मतलब जो हमारी प्रभुता, एकता, अखंडता, जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की अखंड, मतलब विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार के हम लोग यहाँ पर, उनमें एकता बनाकर रखेंगे। जैसे केरल राज्य हो गया, आप केरल, तमिलनाडु, कोई भी, वहाँ पर कोई दूसरी भाषा बोली जाती है, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी भाषा बोली जाती है। तो हम लोग अगर राष्ट्र की बात आएगी तो फिर हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो केरल के, हम यूपी के हैं, हम लोग सिर्फ राष्ट्र देखेंगे कि हमारे भारत की बात है। ठीक है ना, भारत की एकता और अखंडता को दिल में सजोए रखेंगे या उसे अक्षुण्ण बना कर रखेंगे। ठीक है, चौथी बात कही गई यहाँ पर, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र के प्रति आप वहाँ पर जाएं, राष्ट्र के आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की ओर आप बढ़ें। जैसे राष्ट्र की रक्षा करें, तो कहा गया है कि देश की रक्षा करें। देश की रक्षा, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था तो कुछ लोगों ने जैसे वेंटिलेटर बनाकर, कुछ लोगों जैसे डॉक्टर हैं तो मरीजों की जान बचाकर, जैसे शिक्षक हैं, अगर किसी गांव में शिक्षा नहीं दी जा रही है, वो शिक्षित होकर उस गांव को शिक्षित कर रहे हैं, ये भी एक देश की रक्षा है। इस प्रकार के आप काम करेंगे तो देश की रक्षा भी होगी और आह्वान किए जाने पर आप देश की ओर भी जाएंगे। क्या, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। तो राष्ट्र की सेवा जो होगी, राष्ट्र की सेवा करेंगे तो राष्ट्र की सेवा आप ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर खड़े होकर ही आप राष्ट्र की सेवा करें, आप ऐसे भी आप अपने आसपास के लोगों की सेवा करें, आप अपने घर में सेवा करें, आप अपने आसपास जिनको जो ज़रूरत है उनकी सेवा करें। जैसे डॉक्टर हो गए, जैसे और भी कई हैं, शिक्षक हो गए, तो सब लोग अगर अपने आसपास के लोगों की सेवा करेंगे तो क्या होगी, तो ये आपके कर्तव्य हैं। क्या हैं, कर्तव्य हैं। अगला है, पांचवा कहा गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब यहाँ पर 5वें नंबर पे कहा गया सामाजिक समरसता, और यहाँ पर कहा गया कि भाईचारा, मतलब आपस में भाईचारा बना कर रखें। ये नहीं कि जैसे आजकल तो शहर में अगल बगल तो लोग जानते ही नहीं कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। जैसे आप कोई फ्लैट ले लें और बहुत बड़े शहर में ले लिए हैं
तो इसका ये मतलब नहीं कि अगल बगल आपके कमरे में या आपके घर में क्या हो रहा है यही बात आप लगभग नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये बात आपके संविधान में कही गई है कि आप लोग भाईचारा बना कर रखें। अगर आपको ज़रूरत है तो दूसरा व्यक्ति आपकी मदद करे। भाईचारे का मतलब काट मार नहीं कि जब नहीं तब हिंसा पर उतर जाए, अहिंसा करें, अहिंसा के प्रति अपनी भावना रखें, ठीक है ना। अगली बात कही गई है इसमें, ऐसी प्रथाओं, ये अभी पांचवा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये अपने संविधान में कही गई है बात है, इसमें इतना जोर दीजिए कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जिसमें स्त्रियों के प्रति सम्मान के विरुद्ध है या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध बात कही गई है। इन सब शब्दों को आप संविधान में पाएंगे। ये सारी बातें संविधान में मौलिक कर्तव्य में कही गई है। हमारा कर्तव्य है कि हम अब स्त्रियों का सम्मान करें। अगर वहाँ कहीं पर भी आप उनके सम्मान के विरुद्ध हैं तो अपने आप कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है। छठवीं बात कही गई कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जैसे हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली, अब हमारे यहाँ हमारी संस्कृति क्या है कि नमस्ते करना। तो जैसे फ्रांस, अभी पीएम मोदी जी जब फ्रांस गए थे तो उनको नहीं पता कि नमस्ते क्या होता है, लेकिन जब पीएम मोदी जी ने नमस्ते किया कि नमस्ते, तो वो लोग भी इस संस्कृति को समझने का प्रयास किए और उधर से रिप्लाई आया कि नमस्ते, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी संस्कृति है। ये क्या हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ ये भी संस्कृति के हैं, अपने से बड़ों का पैर छूना, अपने से बड़ों, अब तो ये संस्कृति जो है अब इसके बारे में, तो अपने से बड़ों का पैर छूना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने से बड़ों का आदर करना, ये हमारे देश की संस्कृति है, ठीक है। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, तो ये आपकी क्या है, गौरवशाली है, इनका बहुत बड़ा महत्व है। सातवें में आप टिक कर लें, 4 ऐसे कर्तव्य हैं जिन्हें दंडनीय बनाया गया है। तो 4, पहला ये हो गया, फिर आपका 7वां है, कहा गया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत भी ये बात कही गई कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, परंतु राज्य अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर हम आप अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो क्या राज्य आपके घर घर या आपके आसपास में आकर तो रक्षा करने नहीं आएगा। इसीलिए ये हमारा कर्तव्य भी बनाया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव दिखाएं। जैसे आपके पशु पक्षी, अगर गर्मी है तो आप अपने छत पर पानी रख सकते हैं, अपने पक्षियों के लिए 4 दाने डाल सकते हैं छत पर, उनके प्रति दया भाव रखें, ठीक है ना। क्या रखें, उनके प्रति दया भाव रखें। तो इससे क्या होगा, आप अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे तरीके से, कोई लाचार या कुछ भी है तो आप उन्हें दया भाव दिखाएं, अपनी दया भाव उनके प्रति रखें, ठीक है। ये बात आपके मौलिक कर्तव्यों में कही गई है। अगली बात कही गई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन की सुधार की भावना का विकास करें। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आपका 8वां कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब हम और आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और आप अपने घर पर बैठकर देख रहे हैं। हम यहाँ पर अपने रूम से वीडियो बना रहे हैं, आप अपने रूम पर वीडियो बैठकर देख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हुआ। एकदम जमीनी स्तर से सोचिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो और होंगे, जैसे अंतरिक्ष पे जाना, चांद पर जाना, मंगल पर जाना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन आप जब छोटे स्तर से कोई चीज़ समझेंगे तो आप बड़े स्तर को बहुत जल्दी पालेंगे। जब आप कोई छोटे स्तर से चीज़ें समझेंगे तो ये भी एक वैज्ञानिक, क्या पहले ऐसी कोई संभावना थी कि क्या पहले के लोग ऐसा कुछ सोच पाए थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि टीचर घर घर पढ़ाने नहीं जाएगा, या जो आपके छात्र हैं वो सिर्फ कॉलेज या स्कूल तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, वो अपने घर पर भी बैठकर डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुई। नवी बात आपकी कही जाती है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। क्या बात कही गई, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रखें, इस पर हिंसा ना करें। सार्वजनिक संपत्ति, जैसे
आपके रेलवे हो गया, सरकारी बसें हो गई, सरकारी कारखाने हो गए, सरकारी जो आपके ऑफिस होते हैं, डाक खाने आपके सरकार, इनको क्या सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित रखें, ठीक है ना। तो ये सार्वजनिक है। अब रेल में तो सार्वजनिक है ना, ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिर्फ हिंदू जाएगा मुस्लिम नहीं जाए, सार्वजनिक है, कोई भी जा सकता है ना। तो ये आपकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई आंदोलन हो गया तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति की हानि करते हैं। इसीलिए यहाँ इसे क्या बनाया गया, दंडनीय बनाया गया है कि आप ऐसा ना करें, सार्वजनिक संपत्ति की हानि ना करें, ठीक है। क्या करें, सार्वजनिक संपत्ति की हानि ना करें। नवी बात, 10वां जो आपका 10वां कर्तव्य है, ये कह रहा है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जैसे व्यक्तिगत मैं, सामूहिक आप सब, सिंपल सी लाइन से समझें। व्यक्तिगत हम हैं, सामूहिक आप सब हैं। तो व्यक्तिगत और कह रहे उत्कर्ष, ऊपर बढ़ने का प्रयास करें। सरल भाषा में एकदम आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में। कह रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, आपका 9वां नंबर कह रहा है, 9वां कर्तव्य कहता है। और 10वां कह रहा है देश को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में ऊपर ले जाने का प्रयास करें। जैसे हम आपको पढ़ाएं तो हम भी तो अपनी गति कर रहे हैं, हम भी ऊपर जा रहे हैं और आप सब भी। इसे दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। जैसे कोई सरकारी व्यक्ति है, मतलब सरकारी कर्मचारी है, उसके पास जैसे पैसा आता है, तो जैसे मान लीजिएगा आपके पास 50,000 रुपये आता है, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आपको डायरेक्ट पूरा का पूरा 50,000 नहीं मिल सकता है। कोई भी सैलरी, इसमें आपको जीएसटी, कुछ बैंक को, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि हम अपना भी भला कर रहे हैं, मतलब मुझे भी, मेरा भी उत्कर्ष, मतलब ऊपर बढ़ रहे हैं। और इसी से जो जीएसटी, जो केंद्र और भी जो कटौतियां होती हैं वो कट के सरकार को भी जा रहा है। सरकार उससे क्या करती है, सार्वजनिक, मतलब जो इसमें है ना सामूहिक, जैसे विधवा पेंशन योजना जो बूढ़े व्यक्तियों को दी जाती है, तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए तो जो है ये सब पैसा यहीं से निकाला जाता है, ठीक है। जैसे विधवा पेंशन, कन्या पेंशन, जो कन्या को पढ़ाने के लिए देते हैं लोग, उसको जो सरकार देती है, ठीक है। 11वां नंबर, जो 11वां कर्तव्य है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षक, माता पिता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर वो बच्ची या बच्चा जिसके पास रह रहा है, जिसके साथ रह रहा है, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये अधिकार है कि हम शिक्षा प्राप्त करें। हमारे पिताजी का ये कर्तव्य है कि हमें शिक्षा तक ले चलें, ऐसे समझिए। हमारा ये अधिकार है कि हम शिक्षा प्राप्त करें, और हमारे पिताजी का ये कर्तव्य होगा कि हमें शिक्षा तक ले चलें या शिक्षा दिलाएं, हमें विद्यालय तक ले चलें। ये उनका कर्तव्य होगा और हमारा अधिकार होगा कि हम शिक्षा प्राप्त करें। तो ये आपके क्या हुए, 11 कर्तव्य होते हैं। ये आपके मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपके होते हैं। तो इनको अगर एक बार देखना हो तो सिंपल लाइन में कैसे कहेंगे, एक बार मैं इन सब चीज़ों का रिवीजन करा देती हूँ। जैसे आपके नोट्स में वर्मा समिति का नहीं दिया गया तो आप इसलिए पहले कहीं नोट कर लेंगे, बाकी सारी बातें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। जापान वाला भी आप नोट में नहीं पाएंगे तो इसे भी आप अलग से लिख लेंगे। सबसे पहले किस देश में मौलिक कर्तव्य लागू हुआ था या लाए गए थे, तो जापान में। अपने भारत में कहाँ से लाए गए, तो रूस से या सोवियत संघ से या यूएसएसआर से, ठीक है। और जो आपके मौलिक 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन सा है, पहला है, 7वां है, 9वां है, 11 है, ठीक है। ये 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो आपके दंडनीय बनाए गए हैं। ये आईएएस का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पर व्याख्या की है। ऐसे आपको नॉर्मल कोई नहीं बताएगा, बस ऐसे बता देंगे कि हाँ ये दंडनीय है, लेकिन ये 4 दंडनीय। एक, आप अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। 7वां कहा गया प्राकृतिक पर्यावरण, वन संरक्षण। जैसे आप वन संरक्षण से याद आया कि आप चंदन की लकड़ियां आप नहीं काट सकते। वन संरक्षण में जैसे हिरण, आप सलमान खान जी को देख लीजिए, सलमान खान जी केवल हिरण उनसे
वन संरक्षण के कारण, मतलब वन से निकला हिरण मर गया था या उसने मतलब उन्होंने उन्हें मार दिया, जो भी कुछ हुआ, तो उन्हें कितने दिन सजा दी गई, ठीक है ना। तो इस तरह आप सोचेंगे तो एक 7वां हो गया। 9वां कहा गया सार्वजनिक संपत्ति की हानि ना करें, हिंसा से दूर रखें सार्वजनिक संपत्ति को, ठीक है। 11वां कहा गया है कि ये हमारा अधिकार होगा कि हमें हमारे माता पिता या हमारे संरक्षक, हमें हमारा अधिकार है कि हमारे माता पिता या संरक्षक, उनका कर्तव्य होगा कि हमें शिक्षा दें या हमें शिक्षा तक ले चलें, ठीक है। तो अब इन्हें एक सरल भाषा में और जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बस क्लास आज की यहीं तक। यहाँ से 2 प्रश्न आपके आने तय रहते हैं, आप 2 प्रश्न आज की क्लास से पाएंगे। मूल कर्तव्य जो हमारे भाग 4 का के अंतर्गत कहे गए, अनुच्छेद आपके 51A में कहा गया है, 51A के अंतर्गत बात कही। मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख ही नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और तो आपके टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हुए। वर्मा समिति के द्वारा इसे लागू किया गया, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, वर्मा समिति के द्वारा इन्हें लागू किया गया था, ठीक है। अब हमारे जो है ये रूस से लिए गए थे, सोवियत संघ रूस से लिए गए थे। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य वाला देश आपका जापान है। हमारे सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान की हम रक्षा करें। क्या कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, इसके आदर्शों प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त करें। दूसरा कहा गया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अर्जित किए गए आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरी बात कही गई देश की एकता अखंडता को बनाए रखें, देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। चौथी बात कही गई कि बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें, जब देश की सेवा करें। आप डॉक्टर बन के, शिक्षक बन के, आप और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे किसान भी सेवा ही दे रहे हैं एक तरह से, किसान बन के बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें। पांचवी बात कही गई भारत के सभी लोगों में समरसता हो, भाईचारा हो, इसकी भावना रखें, और स्त्रियों ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवीं बात आपकी कही गई कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसे बनाए रखें। सातवीं बात कही गई प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जीवों के प्रति दया भाव दिखाएं। सातवीं बात कही गई। आठवीं बात कही गई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। आपकी 8वीं बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी ज्ञानार्जन कर सुधार की भावना या विकास करें। 8वीं बात कही गई 8वीं बात होगी। 9वीं बात कहेगी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। 10वीं बात कही गई देश को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के ऊपर ले जाने का प्रयास करें। मतलब यहाँ पर ऊपर ले जा उत्कर्ष का मतलब कि ऊपर ले जाए, ऊपर, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया कि आप देश को कई प्रकार से गतिविधियों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा भी ले जा सकते हैं, और कई सिस्टम है कि इसे आप व्यक्तिगत तौर से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी उत्कर्ष हो रहा है और आप सब देख रहे हैं तो आपका भी उत्कर्ष हो रहा है, तो सामूहिक हो गया। 11वीं बात कही कि प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, या उनके बच्चों के जो संरक्षक होंगे उनका ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को वो अधिकार, मतलब उनके बच्चे का जो अधिकार है पढ़ने का, वो उनसे न छीना जाए। उपरोक्त मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना और निर्देशक तत्व की तरह न्याय योग्य नहीं है। पहले ही मैंने ये बात बता दी कि आपके ना तो राज्य के निर्देशक तत्व न्याय योग्य थे और ना ही आपके मौलिक कर्तव्य न्याय योग्य हैं। आप इनको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब न्यायालय व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उपचार देगा तो वो देखेगा कि व्यक्ति ने संबंधित मौलिक कर्तव्य किया है कि नहीं, ठीक है। जैसे न्यायालय किसी व्यक्ति को झंडा फहराने के लिए मौलिक अधिकार का उपचार तभी देगा जब उसने झंडे के प्रति सम्मान व्यक्त किया हो। झंडे के व्यक्ति सम्मान देंगे आप, तभी आपको झंडा फहराने का अधिकार दिया जाएगा। ये आपके, पहले आप सम्मान देंगे तभी आप अधिकार पाएंगे, पहले आप कर्तव्य करेंगे तब आप अधिकार के प्रति जाएंगे। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अटैच हैं। पहले आप कर्तव्य करेंगे, जैसे ये हमारे माँ बाप का कर्तव्य होगा कि हमें हमारे अधिकार, या मतलब हमें अधिकार है कि हम शिक्षा प्राप्त करें, ठीक है ना। तो उन्हें जब हम कर्तव्य करेंगे तभी तो अधिकार देने का हक बनेंगे ना। जब तो ये इस तरह आपकी ये आज के संविधान संशोधन
86वें द्वारा 11वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। ये तो इतना दिमाग में घूमता है कि सोते जागते याद रहता है। 11वां जो आपका है, और ये 4 जरूर याद रखेंगे कि 1 पहला, 7वां, 9वां, 11वां ये दंडनीय है। आप अगर इनका विरोध करेंगे, इनका अपमान करेंगे तो आपको यहाँ दंड दिया जाएगा। मैंने जैसे बताया, नेशनल ऑनर एक्ट के द्वारा आपको झंडा के प्रति अगर आप सम्मान नहीं किए, राष्ट्रगान के प्रति अगर आप सम्मान नहीं किए तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़े। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो UPPCS हो, चाहे UPSC हो। यहाँ छोटे से लेके बड़े लेवल तक के आपके प्रश्नों की व्याख्या कर दी गई है। इतने से बोर्ड पर जितना लिखा गया है, इसमें तो ये 11 कर्तव्य लगातार आप क्रम से याद करेंगे। आपके दिमाग में ये क्रम से होने चाहिए। जितनी बात इधर लिखी गई ये सब आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो आज हम लोग अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपनों का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को ध्यान देते रहिएगा। जो भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसके लिए मैसेज कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे आगे बढ़ाएं और लाइक कमेंट जरूर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें UPSC ज्ञानदायिनी को। आप सबसे बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत।